Good evening, dear students. Today we are starting with the last part of electrostatics. Okay, that is 1D. Okay, जिसका नाम है कैपेसिटेंस. ठीक. इस चैप्टर में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे कि जैसे आप किसी बकेट में कैपेसिटी की बात करते हो, बकेट में कितना पानी आ जाता है. ओके, हाउ मच वाटर अ बकेट इज एबल टू एकोमोडेट, है ना. तो एकोमोडेशन बेसिकली है ना, कितना एकोमोडेट कर पा रही है वो बकेट वाटर को. कोई कंडक्टर चार्जेस को कितना स्टोर कर पा रहा है. ठीक है. ओके, तो हम उसको स्टडी करेंगे यहाँ अंडर द हेड कैपेसिटेंस. ओके, अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस of the bodies, specifically conductors. Okay, electrical capacitance, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स की बात होगी. ओके, तो टू टेक यू अहेड इन अ गुड वे, ओके, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ conductors when they are placed in electric field. Okay, properties of conductors when charged or placed in electric field. Okay, now अगर हम बिल्कुल बेसिक बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग विच अर्लियर आई टोल्ड यू, ओके, दैट वाज के होल ऑफ द चार्ज, है ना, होल ऑफ द चार्ज इन अ कंडक्टर दैट इज ऑन द सरफेस. फाइन. और अगर हम जनरलिटी पे बात करें, जनरलिटी पे कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है. कंडक्टर हैज वेरी लार्ज, ओके, वेरी लार्ज लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन इट. ओके, conductors have conductors have very large quantity of loosely bound. लूजली बाउंड कौन से होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस लूजली बाउंड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन इट. ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कंडक्टर्स हैव वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन इट. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से आप इसमें कंसंट्रेट कर सकते हो. देखो, आप जितने भी कंडक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दे आर लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड नहीं. ठीक. ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू अपना कंडक्टर. नाउ इन दिस व्यू अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं. मैंने क्या किया, हमने इसको चार्ज किया. ठीक है ना, हमने कंडक्टर को सपोज करो, ओके, द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ठीक. नाउ सेकंड थिंग, नाउ सपोज वी हैव इन दिस रीजन, यहां पे पॉजिटिव प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर. ओके,
प्लस क्यू चार्ज, ये सेकंड प्लेट है हमारा, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में किस तरह से, लाइंस विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ स्ट्रेंथ इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए। ठीक, नाउ अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड इन दिस रीजन। कंडक्टिंग स्लैब जब हम प्लेस करेंगे, नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, हाउ द थिंग्स विल बी अफेक्टेड, वो कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या होगा, बिकॉज दिस इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, ओके, तो दिस इज कंडक्टिंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगा लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। नाउ इलेक्ट्रॉन्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, if I say this face as AB और इसको कहूं CD, ओके, सबसे पहला काम क्या हुआ, फोर्स विल एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नाउ तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फोर्स ड्यू टू external electric field, external electric field on electrons, electrons in conductor, in conductor, okay, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू ई वेक्टर। अब ई वेक्टर के ऑपोजिट, ठीक है, फोर्स लग गया, क्या होगा, ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरे कंडक्टर में से फोर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सी डी फेस टू ए बी फेस, मतलब सिंपल वे में कहो, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स फेस ए बी, ओके, electrons will start moving towards, okay, face AB, electrons will start moving towards face AB of conductor, AB of conductor। अब क्या होगा, ठीक है, ये लो, नाउ अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स गोइंग दिस वे, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में इंक्रीज कर जाएंगे और इस रीजन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, तो इंड्यूस चार्जेस विल अपीयर ऑन फेस ए बी एंड सी डी, ओके, ए बी फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुआ जिसके कारण चार्ज विल बी नेगेटिव, और यहां पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया पॉजिटिव। अब इस कारण से क्या होगा, इंड्यूस चार्जेस के कारण पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इंड्यूस चार्जेस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड EI, EI will appear, okay, inside the conductor, positive negative charge will induce, negative charge will induce on face AB and positive on CD,
ड्यू टू विच induced electric field will appear, okay, in the conductor. okay, induced electric field पिक्चर में आ गया. एक्सटर्नल फील्ड जो था इस रीजन में कितना, हमने कहा ई नॉट कह देते हैं, चलो ठीक है, ई नॉट. इस रीजन में ई नॉट, ई ओरिजिनल, इस रीजन में भी ई ओरिजिनल उतना ही रहेगा. यहां इंडक्शन के कारण दो फील्ड्स का प्रेजेंस हो गया. वन इज आपका ई ओरिजिनल, ओके, ई ओरिजिनल, और दूसरा इंड्यूस्ड उसको अपोज कर रहा है. तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई. ओके, देखो ध्यान से, ठीक, यहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई अपोजिंग फील्ड नहीं है. यहां पे भी, यहाँ पे ई इंड्यूस्ड इज दिस वे, ई नॉट इज दिस वे, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, उसके कारण इंड्यूस्ड फील्ड आया, तो अपोज करके दोनों ने फील्ड बना दिया ई, नेट फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड. अब एज इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, कम हो गया ना, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन ई इनसाइड कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इनिशियली जो फील्ड थी, ओके, जीरो टाइम पे जो फील्ड थी उसके कंपैरिजन में रिड्यूस कर गया इंड्यूस फील्ड के कारण. अब ये रिड्यूस कर गया तो फोर्स जो होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ओके, इनसाइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, जो ए बी की तरफ लग रही थी, फेस ए बी की तरफ, वो डिक्रीज कर जाएगी. ओके, अब अगर वो फोर्स डिक्रीज करेगी उसके कारण रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स फेस ए बी वो रिड्यूस करेगा, ठीक है ना. बट जो ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ये रुकेगी नहीं. रेट ऑफ फ्लो टुवर्ड्स फेस ए बी इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाएगा, बट फ्लो विल बी देयर. ओके, ठीक है. तो विद टाइम अभी भी इंड्यूस्ड चार्जेस इंक्रीज करेंगे, और जिसके कारण इंड्यूस्ड फील्ड इंक्रीज करेगा. विद टाइम इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन फेस ए बी एंड सी डी इंक्रीज करेंगे, ठीक है. और इंक्रीज करते करते, ठीक है, फाइन, नेट फील्ड जो होगी, नेट फील्ड, क्योंकि इंड्यूस फील्ड बढ़ रहा है इंड्यूस चार्जेस के कारण, इंड्यूस फील्ड जब इंक्रीज कर रहा है तो नेट फील्ड ये बढ़ रहा है, नेट फील्ड उतना ही है बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड, तो नेट फील्ड क्या करेगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है. जैसे जैसे टाइम ग्रेजुअली इंड्यूस चार्जेस इंक्रीज करेंगे उसी तरह से इंड्यूस फील्ड बढ़ता चला जाएगा, एंड अ टाइम विल कम, ओके, कि इंड्यूस चार्जेस विल बी दैट मच, ओके, कि इंड्यूस्ड फील्ड जो होगी एट सम टाइम, ओके, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई ओरिजिनल, इनिशियली जो अप्लाई किया था. तो व्हेन दिस विल हैपन, ओके, नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ओके, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, कितना हो जाएगा, इट विल बी 0. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, मतलब all the electrons inside they will go static. Okay, this situation, okay, is called as electrostatic equilibrium. Okay, so we say this thing, in electrostatic equilibrium the electric field inside conductor, okay, everywhere, fine, is equal to 0. In electrostatic equilibrium electrostatic field inside conducting material is 0. Fine. Now the next thing is next property. तो यहां से हमें पता चला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्वल टू 0. और ये क्यों 0 हुई, क्योंकि जो इंड्यूस्ड फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू 0.
Okay, now this thing can be proved on the basis of Gauss law. How? Gauss law says E dot ds is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. Okay, now as E inside okay is 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया पूरा, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, मीन q इज इक्वल टू 0. As E inside is 0, therefore charge inside should also be equal to 0. Therefore we can say that net charge inside conductor is equal to 0. मतलब when a conductor is charged, when charge is given to a conductor, okay, वो कभी भी अंदर नहीं जाता है, इनसाइड नहीं जाएगा. ओके, ये कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया, ओके, चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन द सरफेस, तभी तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0. ओके, एज नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज 0, जब भी हम उसको चार्ज देंगे, है ना? तो सपोज हमने चार्ज दिया, चार्ज इनसाइड नहीं जाएगा, तो चार्ज कहाँ रहेगा? चार्ज रहेगा सरफेस पे, आउटर सरफेस. ओके, ठीक है, इस कारण से हमने लिखा चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस. ओके, अ कंडक्टिंग बॉडी always encloses equipotential volume. What does it mean? As E is equal to dV by dr. Electric field, okay, is equal to potential gradient. Fine. So as E is equal to 0, okay, as E, okay, inside is equal to 0, तो ये क्या है? dV बाई डी आर वाला फैक्टर कितना होना चाहिए? dV बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब ये है कि सपोज ये कंडक्टर हमारे पास था, ये बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है. ओके, कंडक्टिंग बॉडी, हमने इसको चार्ज दिया, ठीक है, कोई चार्ज दे दिया हमने इसको, फाइन. तो जब हमने इसको चार्ज दिया, सपोज यहाँ पे ओके 10 वोल्ट का पोटेंशियल है इस पॉइंट के ऊपर. ओके, यहाँ पे भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा. जितने भी पॉइंट इस कंडक्टर के पास है, अंदर बाहर सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, सरफेस के बाहर नहीं, सरफेस पे अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं अंदर या फिर सरफेस पे, सभी पॉइंट्स के ऊपर कितना? 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा. ओके, ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू dV बाय dr. इस सिचुएशन से हमने प्रिडिक्ट किया है. ओके, तो अ कंडक्टिंग बॉडी ऑलवेज एनक्लोजेस, ओके, ऑलवेज एनक्लोजेस द equipotential volume. Next property is electric field just outside the conductor surface is always perpendicular to the surface. मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ओके, वो कंडक्टिंग बॉडी को परपेंडिकुलरली एंटर और परपेंडिकुलरली लीव करती हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटर और लीव अ कंडक्टिंग बॉडी, ओके, परपेंडिकुलरली. मान लिया ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक, ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक, आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था लाइक दिस, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आपने इसको रख दिया, तो यहाँ से लाइंस जो इसको एंटर करेंगे, दे विल बी एंटरिंग इट नॉर्मली लाइक दिस. ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से
they will be like this, out, normally out, normally out. Like this. ओके नाउ अब आप यहां पे कह सकते हो कि आपने अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखाया, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0. फाइन. अगर इसको प्रूव करने के लिए कहा जाए इसी पॉइंट को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस इज ऑलवेज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, देन हाउ? एज a conductor enclosing equipotential volume when it is charged. Okay, conducting body charged है, okay, equipotential volume enclose कर रहा है, ठीक है. 2 points A and B, okay, A and B दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. फाइन. मान लिया हमने कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्योंकि चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसको ऐसे क्रॉस कर रही है और सरफेस के ऊपर जो ये डीएल लेंथ हमने मार्क किया है, ठीक है, इस डीएल के साथ एंगल बना रहा है थीटा. ओके, डन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी. फाइन. तो वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इन गिवन सिचुएशन कितना होगा? दैट विल बी ई डॉट डीएल, है ना, इज इक्वल टू ये वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज एंड दिस टर्म in turn is equal to VB minus VA, potential difference. अब क्योंकि VA is equal to VB, equipotential volume, तो E dot DL should be equal to 0. E dot DL is equal to 0. डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, EDL cos theta should be equal to 0. ओके, अब EDL cos theta is equal to 0 कब होगा? इसमें 3 टर्म्स हैं हमारे पास, या तो E 0 हो, या DL 0 हो, और या फिर cos theta 0 हो. ठीक है. E क्या 0 है? नहीं, कंडक्टर चार्ज है तो E होगा. DL A टू B हम लेके गए हैं, A टू B, तो DL इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ना तो E 0 और ना ही DL 0, तो cos थीटा हमारा 0 होगा. cos थीटा 0 कब होता है? when थीटा इज इक्वल टू 90. इट मीन्स फॉर दिस सिचुएशन थीटा शुड बी इक्वल टू 90. थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब दिस थीटा 90, मतलब इफ दिस इज सरफेस तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, और यही हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ओके, एक कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के ऊपर, फाइन, जब उसको चार्ज किया गया तो इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन केस ऑफ अ इरेगुलर शेप कंडक्टर. क्यों? देखो, रीजन उसका ये है, आपने कोई कंडक्टर था, ओके, उस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया. दिस इज योर प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गई है ना. और फाइनली क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ जाती है ना. तो पॉइंट टू पॉइंट, अगर इन पॉइंट्स की बात करें हम, इन पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा, है ना, और इन पॉइंट्स की अगर बात करें इन पे होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. ओके, तो चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. दिस इज वन थिंग. एंड अनदर थिंग इज शेप इज इरेगुलर. नाउ शेप इरेगुलर होने के कारण क्या होता है? एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट एरिया. तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय ए. एज ए कुछ पॉइंट्स ब्लंट होंगे, ओके, और कुछ पॉइंट शार्प होंगे. तो जो ब्लंट पॉइंट होंगे उनका एरिया ज़्यादा होगा, जो शार्प होंगे उनका एरिया पॉइंट होगा, टिप्ड होगा, बहुत कम होगा. तो जहाँ ए का वैल्यू विल बी स्मॉल, सिग्मा वहाँ ज़्यादा होगा, और जहाँ ए का वैल्यू विल बी लार्ज, सिग्मा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ कम होगा. तो लाइक दैट वी कैन से दैट, ओके, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट इन केस ऑफ अ irregularly shaped conductor. Hope you have understood. These properties you are expected to know, okay, in a conceptual manner. Fine. ठीक, to understand capacitance in a better way. Okay, hope you have understood. Try revising this.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।